ओके, हाउ सीसैट गोइंग? ठीक है। कल आपकी क्लास जो सीसैट की है वो रहेगी, और उसके बाद में 20th से लेके 23rd तक अमित सर छुट्टी पे है। 24th से वील बी रिज्यूमिंग बैक। वी मतलब अमित सर। मैं तो यही हूँ। टुमारो आई माइट बी ऑन हॉलीडे। मैंने बताया अभी। शहीदी में जाना है एक की। उसके सामने हम 8-10 एग्जाम्पल थे, समझा रहे थे मत कर मत कर मत कर, पर हमारा गिबन माना ही नहीं है। ओनली हाँ। कहाँ पहुंचे अपन? राहुल गांधी। मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा वहां तक तो। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहुंचाऊंगा भी नहीं। मेरा इतिहास 2004 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो इवेंट्स हुए हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में काउंट हो ही नहीं रहे हैं। और वो आपको पता ही है। हम्म। सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, राजीव गांधी निकल लिए। चलो, राजीव गांधी की डेथ के पहले की कहानी थोड़ी सी ले लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह गवर्नमेंट जो आई थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बोला जाता है उसे। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बोलने का एक कारण है, क्योंकि नेशनल स्केल पे अ, देखा गया, और पहली बार बीजेपी और कांग्रेस, है ना, ये टकराव में जबरदस्त तरीके से दिखी। हालांकि ये जनता दल का ही एक फ्रंट था, लेकिन थर्ड फ्रंट कहने की वजह ये कि अब आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी एक और को चुन सकते हैं, इसीलिए से बोलते हैं थर्ड फ्रंट। और थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट की खासियत क्या थी कि ये बहुत छोटे छोटे जो हिस्से थे, टुकड़े थे, उनसे मिलके थर्ड फ्रंट बना था। नाउ इन 1989 राजीव गांधी इलेक्शंस जो है वो बोफोर्स स्कैम के पीछे हार चुके हैं। कुछ हद तक जो उनको हराने का क्रेडिट था, वो क्रेडिट इसलिए भी दिया जाता है कि जो हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे, और उसके पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल करने के बाद में आप राजीव गांधी के अगेंस्ट में कैंपेन लॉन्च करने के लिए आ जाते हो कि बोफोर्स किया, किकबैक लिया, इतना सारा करप्शन किया, आपने रिजाइन कर दिया, और आपको पता चला कि भाई ठीक है, अब थोड़ी सी हवा है और छोटी मोटी पार्टीज जो है हो सकता है प्रोजेक्ट कर दे। तो उस प्रोजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, उसका फायदा उठाते हुए, बोफोर्स तो खुल ही गया था, और बाकी बोफोर्स को दुनिया के सामने खोलने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल थे। नाउ ही वाज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन एंड द कांग्रेस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बोफोर्स जैसी चीज खरीदी जा रही है, बोफोर मतलब टैंक जैसी चीज खरीदी जा रही है, और डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता हो। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने तब तो कुछ बोला नहीं,
लेकिन अब बोल गए, जब सपोर्ट मिल गया। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एक एचडीडब्ल्यू सबमरीन जो थी वो खरीदी गई। नाउ these submarines were actually brought to India in 1981, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो थी ही सही, और डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास था। इसके लिए भी स्कैंडलाइज किया जाता है कि जब राजीव गांधी की सरकार गिर गई तो फिर एचडीडब्ल्यू सबमरीन्स का जो केस था वो भी रीओपन करवा लिया गया कि डिफेंस इक्विपमेंट्स में तो ये गांधियों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो वीपी सिंह साहब को सपोर्ट मिलता है, और जनता दल ही है, आपको मैंने बताया, और कोई नहीं है, जनता दल ही है। कुछ लोगों की क्या है, खुजली बंद नहीं होती है। कितनी बार फोन काटूं। खैर, नाउ जनता दल और लोक दल, कांग्रेस एस, बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज मिलके अब तैयार हो गई हैं कि अब इनको 1988 में तैयारी कर ली है कि अब इनको इलेक्शंस लड़ने हैं। प्रोजेक्ट किसको करेंगे साहब? आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे तो सब उल्टे डायरेक्शन में है, अलग अलग पे है, लेकिन अब प्रोजेक्ट किसको करें? तो प्रोजेक्ट बाद में देखा जाता है कि चलो ठीक है, एक बार लड़ लेते हैं, प्रोजेक्शन बाद में देखेंगे, क्या पता हार ही जाए। 1989 में इलेक्शंस होते हैं, और कांग्रेस ड्रास्टिकली फेल्स टू गेट मेजॉरिटी। और पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा इलेक्शन में, इंडिपेंडेंस के बाद लोकसभा में इलेक्शंस में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, ना कांग्रेस को मिली, ना इन छुटकों को मिली। कांग्रेस का एक एडवांटेज तो ये था कि कांग्रेस के पास में देवर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। राजीव गांधी उस टाइम पे बोले कि मैं ऐसा है लीडर ऑफ अपोजिशन बनूंगा, तुम बनाओ सरकार। देखना कैसे अ, दोस्ती और यारी कैसे सामने आती है। तो 1989 में ये जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट है, ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के नाम से आती है, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, आउटसाइड सपोर्ट, लेफ्टिस्ट हमारे और बीजेपी। ये वो एरा है जब मल्टी पार्टी अलायंस और डेमोक्रेसी के अंदर में एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है शुरू हो चुका है। चंद्रशेखर जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वीपी सिंह को पीएम बना दिया जाए। अब चंद्रशेखर जी और ये दोनों ही जनता दल की कैंडिडेट्स हैं, जनता दल के पार्टी हैं। जनता दल यूनाइटेड के थे मोस्टली चंद्रशेखर जी। तो मैंने आपको बताया एक देवीलाई नाम से आदमी थे। देवीलाई का नाम याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनेगा, और ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देवीलाई को डिप्टी पीएम बना दिया जाता है, पीएम नहीं बने पर डिप्टी पीएम बन गए। अब देवीलाई की जो प्रॉक्सिमिटी है वो ऑफ कोर्स चंद्रशेखर के साथ में तो नहीं होगी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के करीबी रहे होंगे, पर पार्टी के जो मेंबर्स हैं मोस्टली उनको पसंद नहीं करते हैं। वीपी सिंह का 1990 में एक डिसीजन आता है कि वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 27% ओबीसी कोटा। मैंने आपको बताया उसके बाद में बहुत लोगों की नाराजगी हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आदमी लड़के ने अपने आप को आग भी लगा ली, और बैकवर्डनेस की डेफिनेशन के ऊपर ब्राह्मण भी भड़के। इस एरा में कुछ जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उन्होंने अपने थोड़े पैर जमा लिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब वो डोमिनेंट वॉइस हो गए हैं।
अब वो डोमिनेंट वॉइस जो है वो कहीं न कहीं तो उभर के आएगी, कहीं न कहीं तो आवाज़ उठाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि 50% जनता जिनको रिज़र्वेशन नहीं मिला है, वो इस चीज़ से नाखुश हैं। मोस्टली फ्रॉम द अपर कास्ट, अपर क्लास, अर्बन situated people, they are not very happy about this decision. तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में थोड़ा-सा अभी हम आगे जाएँगे तो 1992 के अराउंड में वो बाबरी मस्जिद और वो सब केस आने वाला है। लेकिन वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जिस कारण से वीपी सिंह गवर्नमेंट गिरी, वो कारण था कि बाबरी मस्जिद एक्चुअली 16th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है और मैं अभी आपको बताऊँगा कि एक मिलिट्री कमांडर थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने बनवाई थी बाबरी मस्जिद। कहानी वहीं से शुरू करेंगे, अभी मज़ा खराब हो जाएगा। तो बाबरी मस्जिद का बस वो होता है कि बाबरी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स के अंदर में राम जी की कोई अ, मूर्ति या कोई आर्टिफैक्ट पाया गया। अब उस पे बवाल हो गया कि भई ये तो राम जन्मभूमि है। अब राम जन्मभूमि को लेने के लिए और प्रोक्लेम करने के लिए लाल कृष्ण अडवाणी जी निकल जाते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ सोमनाथ से अयोध्या, रथ यात्रा लेके। अब वो रथ को समस्तीपुर में रोक लिया जाता है, बिहार में, समस्तीपुर में रोक लिया जाता है और वीपी सिंह साहब खुद भी उत्तर प्रदेश और बिहारी वाली कैटेगरी में ही है, मतलब वो अवधी बेल्ट के आदमी है। सरकार भी वैसी ही कुछ है। तो बीजेपी इस बात से नाखुश होती है कि यार ये जो आपने काम किया ये ठीक नहीं किया। हमने आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दिया और आपने पब्लिकली हमारी ऐस-तैस कर दी। बीजेपी अपना सपोर्ट पीछे ले लेती है। राम मंदिर इश्यू पे बीजेपी अपना सपोर्ट जो है वो पीछे खींच लेती है और वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। वीपी सिंह की सरकार गिरी और अब होगा खेल शुरू। अब आते हैं हमारे सामने चंद्रशेखर बाबू। जनता दल की डायनामिक्स बता रहा हूँ आपको मैं। वीपी सिंह गवर्नमेंट जनता दल का प्रोजेक्टेड कैंडिडेट। इनके पास में 85 सीट्स बीजेपी की थी और जो लेफ्ट के पास थी 52 सीट्स करीबन। इन दोनों के गठबंधन के मिला के वीपी सिंह की गवर्नमेंट बन गई। अब राम मंदिर इशू पे इनकी सरकार गिर गई। अब क्या करें साहब? अब जनता दल के ही कैंडिडेट जो 64 एमपीज के साथ में 64 एमपीज के साथ में अलग हो गए हैं। वीपी सिंह गवर्नमेंट एक तो बीजेपी ने सपोर्ट खींचा और इसी चीज का फायदा उठाया चंद्रशेखर ने। अब चंद्रशेखर जी ने 64 एमपीज को डिफेक्ट करवाया और वहां से सपोर्ट लिया राजीव गांधी का। नाउ चंद्रशेखर फॉर्म्स दिस न्यू पार्टी या बोला जाए न्यू फैक्शन जो जनता दल से खींच के ले गया, दैट इज कॉल्ड एज समाजवादी जनता पार्टी। जनता तो है, जनता दल वो है, लेकिन समाजवादी जनता पार्टी। अब ये जो समाजवादी जनता पार्टी है, ये जनता दल के फैक्शन में से आ रही है। अब आप देखो कि डाइवर्सिटी के लोग अगर एक साथ आके बैठते हैं तो कितना मुश्किल होता है संभालना। तो अब चंद्रशेखर जी जो ये समाजवादी जनता पार्टी लेके आए हैं, इसको सपोर्ट कर देते हैं हमारे पास में राजीव गांधी। राजीव गांधी बोलते हैं ठीक है मैं तो अपोजिशन में ही बैठूंगा, मैं कोलिजन में तो नहीं आऊंगा किसी के साथ में। राजीव गांधी सपोर्ट क्यों खींच लेते हैं ये इतिहास में थोड़ा सा नहीं मेंशन्ड है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल आया था। वहां पे उस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया था
कि एक्चुअल रीज़न क्या था? एक्चुअल रीज़न बहुत सिंपल सा था। हरियाणा में समाजवादी जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, ओम प्रकाश चौटाला के लीडरशिप में। सीएम कौन है? राजीव गांधी के सफदरजंग रोड के बंगले के बाहर 2 सीआईडी के लोग पकड़े जाते हैं और वो निकलते हरियाणा सीआईडी के। अब राजीव गांधी को स्नूपिंग से वैसे ही बड़ी चिढ़ है क्योंकि बोफोर्स भी चल रहा था, खुद भी उनकी जो लाइफ थी वो कहीं छुपी हुई नहीं थी। तो स्नूपिंग से राजीव गांधी वैसे भी बहुत, और किसी को भी चिढ़ोगे आप, मुझ पे क्यों नजर रख रहे हो, हु आर यू। तो ये जो 2 पुलिस कांस्टेबल पकड़े गए, राजीव गांधी इससे भड़के। पता चला कि वो हरियाणा से हैं और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है जो कि खुद समाजवादी जनता पार्टी का ही है। और अभी सेंटर में जिसको सपोर्ट किया है मैंने, चंद्रशेखर को, वो भी समाजवादी जनता पार्टी का ही है, वो तो सुप्रीम लीडर है। तो कंटेंशन ये हुआ कि ये काम चौटाला साहब का नहीं है, ये काम चंद्रशेखर का है। अब राजीव गांधी भड़के, भड़कते उनने सपोर्ट लिया वापस। अभी मैंने एक आदमी का नाम आपको बोला था, देवी। देवी लाई का बेटा जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में लीडर था, लेकिन समाजवादी जनता पार्टी में उसको जगह नहीं मिली। बोला जाता है कि राजीव गांधी को इस बात की टिप देने वाला कि आपके घर के बाहर आजकल सीआईडी के लोग लगे हुए हैं जो हरियाणा पुलिस के ही हैं, इसकी टिप देने वाला यही था। राजीव गांधी को पता नहीं था ये मुखबरी हुई थी। और जैसे ही राजीव गांधी को ये पता लगता है, राजीव गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अपना वापस ले लेते हैं समर्थन। बहुत हुआ सम्मान, अब सरकार गिराओ। तो सरकार गिर गई। 1991 में इलेक्शंस हुए, नई सरकार बनी। नई सरकार के नए चेहरे सामने आ गए। नई सरकार का नाम है पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर, पहले नॉन हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हुए प्राइम मिनिस्टर, और पहले पर्सन जो सदर्न स्टेट से इस पोस्ट के लिए अडॉप्ट किए गए, पीवी नरसिम्हा राव। अब चंद्रशेखर के अ, सरकार गिर जाने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार आती है, इस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बेसिकली किसी की नहीं है, ये कांग्रेस की ही है। बड़ा सिंपल, राजीव गांधी की 91 में डेथ हो चुकी है, चंद्रशेखर निकल चुके हैं, उनकी सरकार तो राजीव गांधी गिरा के गए। अब तीसरा आए कौन? थर्ड फ्रंट गिर गया, सेकंड फ्रंट कमजोर है, बीजेपी। वो दिख जाएगा अभी अटल बिहारी 16 दिन के लिए आएंगे तो। सेकंड फ्रंट कमजोर है, अलायंस के सहारे जिंदा है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी जो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के राजीव गांधी बैठे थे, वो इलेक्शन लड़ती है और वापस से कांग्रेस पावर में आती है। अब उस कांग्रेस के लीडर हैं पीवी। अब पीवी नरसिम्हा राव को चुनने का रीजन बड़ा सिंपल था। नदर्न बेल्ट में ये जो छोटी छोटी पार्टीज आ गई थी, इनके कारण कांग्रेस का वोट बैंक कट रहा था। लेकिन सदर्न स्टेट से अगर आपने किसी को चूज कर लिया, तो वो हो गया आपका फिर कि आप सदर्न स्टेट्स में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के सारे बहुत सारे वोट ले आओगे तो आप सरकार बना सकते हो। पीवी नरसिम्हा राव को चूज किया गया और कांग्रेस जो है अ, बढ़िया पार्टी, नरसिम्हा राव के अंडर में लार्जेस्ट पार्टी जो उभर के आती है। और
इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फिर से सरकार बनाती है 91 से लेकर 96 तक। अब इस सरकार के अंदर में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, क्राइसिस हुए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा पढ़ लेते हैं। पहला हमको रटा हुआ है वो है 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 11th और 12th शेड्यूल ऐड हुआ 1992 में। हमको पीआरए एलएसजी मिली। राजीव गांधी ने कोशिश की थी लेकिन राज्यसभा में वो बिल डिफीट हो गया था। फाइनली पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर में हमको थर्ड टीयर लेवल ऑफ गवर्नेंस मिल गई। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो एस्पेक्ट आया इनकी सरकार में, वो था हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस। 1971 से ही चीजें खराब होनी शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान वॉर से। फेमाइन, फूड इनसिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल बेस कमजोर होना, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाए, लूप साइडेड डेवलपमेंट पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ कुछ स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना, इन सब चीजों की वजह से जो एक्सचेकर था उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और आप इन दिनों में देखो कि 75 में इमरजेंसी, 77 में फिर इलेक्शंस, फिर 79 में इलेक्शंस, 79 में सरकार गिरती है, 80 में फिर नए इलेक्शंस होते हैं, 84 आया, डेथ, वापस से राजीव गांधी आते हैं। राजीव गांधी के अंदर में और इंदिरा गांधी के अंदर में डिफेंस एक्सपेंडिचर इतने सारे हैं। सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो सोशल सेक्टर पे हो रहा है। सोशल सेक्टर का रीजन बता देता हूँ आपको मैं। लोगों को अपीज करना है तो सोशल सेक्टर पे खर्च करना पड़ेगा। सोशल सेक्टर स्कीम्स जितनी भी होती हैं उसके एवज में आपके पास में कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, वो सब फ्री का माल बट रहा है। चाहे वो सब्सिडी है, लोन वेवर है, टैक्स ब्रेक्स हैं, टैक्स हॉलीडेज हैं, ये सब क्या है, फ्री का माल बट रहा है। सब्सिडी में लैपटॉप बांट दिया, फ्री में साइकिल बांट दी। इन सब चीजों का जो एक्सपेंडिचर है ये बर्डन उठाना पड़ता है डोमेस्टिक इकोनॉमी को, टैक्स पेयर्स को। अब जितने इलेक्शंस होंगे उतनी पॉलिसीज, उतनी स्कीम्स, उतना ही लालच और उतना ही दाना। अब आप श्रीलंका में हाथ डाल लिए, आपने पाकिस्तान से वॉर लड़ लिया, आपने इमरजेंसी के मूवमेंट्स में इमरजेंसी लगा दी। अब बोफोर्स में ले लो या सबमरीन्स में ले लो, पैसा तो खर्च होगा ना। तो अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है इस पूरे टेन्योर में, वो है डिफेंस का। बेहतरीन लेवल पे सोशल और डिफेंस एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च हो रहा है। सरकारी रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं। पीएसयूज जो नेशनलाइज होके पीएसयूज बना दी गई हैं, सबको नेशनलाइजेशन कर लिया था, वो लॉस मेकिंग एंटिटी बन चुकी हैं। ओवर स्टाफ्ड है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज बहुत आपके पास में कम है। सैलरी आपको सरकारी लोगों को देनी है, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन, लैक ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, ओवर एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस में आप लगातार नए नए वेपन्स और ये सब खरीद रहे हो, इन सब से क्या होता है, आपका एक्सचेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है। बेसिकली आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशो गड़बड़ा गया। सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि हमारे पास में अपने इंपोर्ट बिल्स भरने तक के लिए पैसा नहीं था। 10 दिन के इंपोर्ट बिल्स तक के भरने का पैसा नहीं था। हमने अपना हाथ फैलाया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने हमने हाथ फैलाया, $7 बिलियन का लोन लिया। कहा जाता है कि गोल्ड तक, सोना तक हमने गिरवी रखा था। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा। जब ये काम हुआ मॉर्गेज करने का, जो स्टार्ट कर रहे थे मॉर्गेजिंग, तो उन्होंने बोला कि ये काम पीएम के नोटिस में था नहीं। पीएम को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ब्लेम तो डाल दिया था आपने, लेकिन ऐसा मॉर्गेजिंग का पता नहीं था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्ट्रक्चर है वो पीएम को सब पता होता है। खैर,
$7 बिलियन डॉलर्स का लोन मिला, उसके बदले में आईएमएफ ने हमारे सामने कुछ शर्तें रखी कि आपको ये लाइसेंस रिजीम हल्का करना होगा, आपको एलपीजी रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये सब हमने पढ़ रखा है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा आपको बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत अलग कहानी है। लेकिन बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एफडीआई सेक्टर्स में हर जगह लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेट एंटिटीज को सपोर्ट किया गया, प्रमोट किया गया। बहुत तरीके से बहुत जगह पे हमने रिफॉर्म्स किए और इस पूरे रिफॉर्म्स का नाम है एनईपी। एनईपी इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये जो डिजाइन करने वाले थे और लिबरलाइज करने वाले थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके पास में बहुत सारे, मतलब एक डाइवर्स टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में हो चुका है। आपको यहाँ पे सिर्फ एनईपी का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ जो किया हुआ है ये 91 के रिफॉर्म्स के बाद में है। अब कहानी पहुंचाते हैं बाबरी मस्जिद पे। एक बाबरी मस्जिद का जो क्राइसिस है वो अब डेवलप होना शुरू हो चुका है। बाबरी मस्जिद 16 सेंचुरी में मीर बाकी ने बनवाई थी, जो कि मुगल एम्परर बाबर के क्या बोलोगे आप, जनरल कमांडर या कमांडर थे। अब इस स्ट्रक्चर में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉपर्टी अपने अ, हाथ में ली ली, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉलोनी थे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लेंगे क्या पड़ता है, इसमें फेंस क्रिएट कर देता है, फेंसिंग कर देता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये हिंदूज के लिए है और ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये मुस्लिम्स के लिए है। इनर कोड जो है उसका स्ट्रक्चर इतना गजब तरीके से फेंस किया है कि ये तो होना ही था। इनर कोड जो है उसको मुस्लिम्स को दे दिया गया और आउटर कोड जो है वो हिंदूज को दे दिया गया। अब जिसको मस्जिद तक जाना है तो पाथवे तो बाहर वाला ही लेके जाएगा ना, आदमी डायरेक्ट थोड़ी ना जंप करके अंदर पहुंच जाता है। जाना तो उसको आउटर कोर्ट से ही पड़ेगा। ये लूमिंग क्राइसिस था। ये जो 90 1850s में ब्रिटिश ने किया, इनर कोर्ट मुस्लिम्स को देके और आउटर कोर्ट हिंदूज को देके, ये अपने आप में एक लूमिंग क्राइसिस था। अब कुछ दिनों बाद में, मतलब 1940s के बाद की बात है, राम जी की एक छोटी सी आइडल जो है वो बाबरी मस्जिद के अंदर, मॉस्क के अंदर पाई जाती है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये प्लेस की गई थी, मिली नहीं थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, ये प्लेस की गई थी और बाद में इसको इवेंट बना दिया गया। अब वहां पे मूर्ति मिल गई तो अब वही जन्मभूमि है। अब हमको जन्मभूमि चाहिए, तो इतिहास में वापस ले गए, बोले मीर बाकी ने जब ये बाबरी मस्जिद बनवाई थी तो ये राम जन्मभूमि पे बनवाई थी, क्योंकि जहां आपको आइडियल मिल गया वो आइडल आपका बन गया राम जन्मभूमि। अब सवाल मीर बाकी पे खड़े कर दिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर ही इलीगल है। क्यों? क्योंकि इस पे हक हमारा है, क्योंकि हिंदू आइडल या हिंदू गॉड राम का यहाँ पे जन्म हुआ था, इसीलिए राम जन्मभूमि का क्राइसिस बोलते हैं उसको। अब यहां से ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाती है। 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जहां पे बोलते हैं कि ऐसा है, इस बाबरी मस्जिद के प्रेमाइसिस को लॉक जो आपने कर रखा है, उसके पहले मतलब सिविल सूट फाइल वाइल किए इन लोगों ने और दोनों पक्षों ने करी, तो वो मस्जिद लॉक कर दी जाती है कि ऐसा ही ये लॉक कर दिया स्ट्रक्चर। तो उसके बाद में 1986 में फैजाबाद हाईकोर्ट एक ऑर्डर निकालती है कि आपने ये जो लॉक कर रखा है स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा आप अनलॉक कीजिए एंड प्लीज अलाउ these people to offer prayers, the Hindus as well as। अब चीजें खराब कैसे होगी? वो ये सीज फायर जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, सीज फायर खुलनी कुछ ना कुछ तो होगा। ये जैसे ही अनाउंस होता है कुछ टाइम बाद में रथ यात्रा निकाल लेते हैं।
यही वो पीरियड है और गुजरात से सोमनाथ से अयोध्या तक अरेस्ट हो जाते हैं, सरकार गिरा देते हैं। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। आपने सुना होगा कार सेवक। 1990 में विश्व हिंदू परिषद है, बीएचपी से बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद क्या करती है कि ये जो मस्जिद है, इनके कार सेवक मिलके और बोलने तो यही गए हैं कि हम इस जगह को दर्शन वर्शन के बहाने जाते हैं और 1990 में वीएचपी जो है मॉस्को कर दी थी पार्शियली डैमेज। सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट को आदेश देती है कि ऐसा है, इस साइट को आप प्रोटेक्ट करो। 6 दिसंबर 1992 की बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी यूपी गवर्नमेंट को कि यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस साइट, नहीं तो ये कम्युनल राइट्स में कहीं बदल नहीं जाए। अब उसी दिन 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे कार सेवक जैसे होते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम डिवोटीज, जो वॉलंटियर सर्विस करने जा रहे हैं, मॉस्क के अराउंड में गैदर होते हैं और बोल रहे हैं कि हम तो राम मंदिर सेवा करने आए हैं या जो भी था। दे एंटर द मॉस्क एंड देन डिमोलिश इट कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब जो पार्शली करके गए थे उसको और बड़ा रूप दे देते। ये हो गया दिसंबर 1992 का खेल। अब जैसे ही ये होता है तो वही बात, जब आपने गुरुद्वारे में एंटर किया तो आपको भी भरपाई करनी पड़ी और आपने मॉस्क में एंटर किया तो आपने भी भरपाई करनी पड़ी। कम्युनल राइट्स छिड़ जाते हैं पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे। आप देखोगे कुछ साल बाद गोधरा भी इसलिए हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला था इस साइट को प्रोटेक्ट करके रखना, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालना नहीं हो पाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है एक्शन में और यूपी गवर्नमेंट को कर देती है डिसमिस। वहां पे लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के नाम पे। अब आप थोड़े से टाइम बाद आप देखोगे कि आपको मुंबई में 1993 में ब्लास्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था और संजय दत्त जो था वो बोला जाता है कि उसने हेल्प करी थी बम बम छुपाने में। तो दाऊद इब्राहिम और मेनन फैमिली बोला जाता है वाज इन्वॉल्वड इन दिस बॉम्बिंग्स। हाँ, टाइगर, मेनन पूरी फैमिली, द मेनन फैमिली, बट यस मोस्टली दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का जो बोन ऑफ कंटेंशन था या उससे दिक्कत थी कि ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ उसके बाद में जो दंगे छिड़े, उस दंगे में मुंबई में भी और बहुत सारे और जगह पे, स्पेशली पर मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम्स की किलिंग हुई थी और उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ था। दाऊद इब्राहिम इस चीज से नाराज था और दाऊद इब्राहिम ने बोला कि ऐसा है, बम बिछाओ, मुंबई हिलाओ। 12 बम सीरियल ब्लास्ट होते हैं। मुंबई एक्सचेंज, बॉम्बे एक्सचेंज बोलते हैं उस टाइम पे, बॉम्बे एक्सचेंज के बाहर में, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर में भयंकर बमबारी हो रही है। एक ऑफिशियल टोल कहता है कि 250-300 लोग मारे गए, लेकिन उससे ज्यादा मारे गए थे। ये सब पूरा जो सिनेरियो है ये 93 में हुआ, क्योंकि 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और कम्युनल राइट्स छिड़ चुके हैं। नाउ दिस गेट्स ओवर बाय 1995-6 चीजें नॉर्मलाइज थोड़ी सी होती है। पर बाबरी मस्जिद बोन ऑफ कंटेंशन कुछ टाइम पहले तक भी बनी हुई थी और ये 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद भी शायद बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फेवरेबल डिसीजन दिया है, इसके बाद में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, आपको याद होगा तो।
सो इट वाज अ लूमिंग क्राइसिस टिल 2002 जो इसका रिपरकशन देखने के लिए मिला। 1996 में क्या होता है कि सरकार वापस से इलेक्शन में उतरेगी। अब इलेक्शन में उतरने के बाद में 96 तक का टेन्योर है हमारे इसकी गवर्नमेंट में, पीवी नरसिम्हा राव, खत्म हो गया उनका टेन्योर। अब यहाँ पे मल्टी पार्टी एरा आप देखोगे कि वही गठबंधन की मिलीजुली सरकार आती है और यही 2 साल जो हैं इसमें तोड़ जोड़ गांठ मरोड़ सब होगा। कोई गिरेगा, कोई उठेगा, किसी को गिराया जाएगा। ये तब तक चला जब तक 2014 में बीजेपी को 282 सीट्स नहीं मिल गई। ठीक है, तो 1990s में जो है नई रीजनल पार्टीज उभर के आई हैं। मंडल कमीशन के जागने के बाद में नेशनल फ्रंट का जो डिसीजन था मंडल कमीशन को, वीपी सिंह साहब ने जो लिया मंडल कमीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, उन सब चीजों के बाद में ये बैकवर्ड क्लास और ज्यादा थोड़ा सा बाहर खुल के आई। होता ये है कि 1996 के जनरल इलेक्शंस में कुछ देर के लिए, देर इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टेन्योर नहीं रहा, 5 साल कंप्लीट तो कर लिए हैं हमारे नरसिम्हा राव साहब ने, लेकिन 1996 के जनरल इलेक्शन में कुछ देर के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आती है जो कि 16 दिन टिकती है, क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी जो है प्रूव करने में लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत कोशिश की थी हर दल से, हर नेता से मिलके, लेकिन जब उनको पता था कि ये नहीं हो पाएगा तो उनने 16 दिन की सरकार में हाथ जोड़ लिए। 16 मई से लेके 1 जून, बहुत सिंपल सी डेट है, 16 दिन की सरकार 16 मई से 1 जून के बीच में हाथ जोड़ के निकल लिए। नाउ अ सिनेरियो इज जहां पे यूनाइटेड फ्रंट सामने आएगा, जनता दल वाला, जनता दल यूनाइटेड फ्रंट, फिर से जनता दल आएगी। और क्योंकि अब आप देखो कि कांग्रेस के टेन्योर में बाबरी मस्जिद हो गया, कटोरे भी हाथ में लेने पड़ गए, बहुत सारे और क्राइसिस लूमिंग थे उस टाइम पे, तो कांग्रेस का मोटा मोटा हारना आप मानो कि तय था। लेकिन फिर भी यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार आई, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जाने के बाद में, इसमें एच डी देवेगौड़ा बनते हैं पीएम। एच डी देवेगौड़ा बहुत कम टाइम के लिए पीएम बन पाते हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ऑलरेडी 13 पार्टीज की सपोर्ट के साथ में आगे आई है। इट इज अ कोलिशन ऑफ 13 पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये 13 पॉलिटिकल पार्टीज मिलके क्या कर लेंगी, आप देखो उसमें समाजवादी पार्टी, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है ना, जनता दल भी है, डीएमके भी है, सीपीआई भी है, इतने डाइवर्स लोग हैं। और आईएनसी जो है वो इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है इस सरकार को खड़ी करने में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी कुछ टाइम बाद में फैसला लेती है कि ऐसा है, हम सपोर्ट क्यों करें, राजीव गांधी वाली गलती हम क्यों करें, हमारे पास में नंबर्स हैं तो हम तोड़ मरोड़ के हम सरकार बना देंगे, हटाओ इनको। तो अचानक से मार्च 1997 में आईएनसी अपना सपोर्ट खींच लेती वापस, सरकार गिर गई, जनता दल फिर सड़क पे। लेकिन अब कांग्रेस का सरकार बनाने में साथ नहीं दे रही है बीजेपी, और जो बीजेपी के अलाइज हैं वो भी इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि यहां पे अब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाए। कांग्रेस ने सपोर्ट तो खींच लिया, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट तो खींच लिया लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो अब वापस से बीजेपी को तो पावर में आने नहीं देंगे, तो अब एक नया मुर्गा चुनना पड़ेगा उनको, क्योंकि देवेगौड़ा को तो आपने लात मार दी।
उनके साथ तो धोखा हो गया। नया मुर्गा चुनते हैं इंद्रजीत गुजराल। इंद्रजीत गुजराल जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। इंद्रजीत गुजराल को पीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, बोलते हैं ठीक है साहब, जनता दल का एक और आदमी चूज कर लेते हैं, इस बार इसको बना लेते हैं। वीपी सिंह हो गया, चंद्रशेखर हो गया, अब इनको देख लेते हैं। एचडी देवेगौड़ा हो गया, तीन को तो ये गिरा चुके हैं। एक को बीजेपी ने, दोनों दो लोगों को इनने गिराया। चौथे हमारे सामने आते हैं इंद्रजीत गुजराल। गुजराल को पीएम की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अब डायनेमिक्स कैसे बदलती है, मतलब वो देखो आपके, एक साल, हार्डली एक साल इंद्रजीत गुजराल की सरकार टिक पाती है। 98 में वापस से इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। कांग्रेस भी चाहती थी कि इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि कब तक सपोर्ट करते रहेंगे। 1998 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। अब 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार पीएम बनने वाले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को सपोर्ट दे रही है टीडीपी। नाम सुन के हो सकता है आश्चर्य महसूस हो, लेकिन एआईडीएमके, जो कि 77 में आपको अगर याद हो, तो ये कांग्रेस की अलाई थी, जिसके अगेंस्ट में पूरी जनता दल मिलके लड़ी थी। और तीसरी तृणमूल, जिसके पीछे आज बीजेपी पड़ी है। इन तीनों की साठ गांठ से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब दूसरी बार जो है वो पीएम बनने वाले हैं। लेकिन एडीआई, एडीएमके बीइंग एडीआई एडीएमके, वो एक साल बाद सपोर्ट फिर खींच लेती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ महीनों के लिए पीएम रहे, मोटा मोटा आप मानो कि 10-11 महीने शायद, और फिर सरकार गिर गई एडीआई एडीएमके ने, क्योंकि सांप बूढ़ा हो जाएगा, डसना थोड़ी छोड़ देगा। अलाय तो वो कांग्रेस का ही था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि इस चीज को, मतलब प्रोजेक्ट करने में, कि एडीआई एडीएम के पास में जो वोट बैंक है उसके सहारे, जो सीट्स हैं उसके सहारे सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बाद में गिरा देंगे। इस सब चीजों की प्लानिंग कांग्रेस की थी, क्योंकि अलाय थे दोनों। एडीआई एडीएम के जो है वापस से सरकार गिरा देते हैं, वापस से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, और इस बार एनडीए उभर के आएगा। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, पर इस बार वो फुली और फाइनली पीएम बनते हैं 1999 में। 1999 से लेके 2004 तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम रहे। सेंटर राइट गवर्नमेंट बोला जाता है। सेंटर राइट गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जो थोड़ा लिबरल पॉलिसीज को फेवर करती है। इट इज लेस inclined towards socialism and more inclined towards capitalism, but not to an extreme extent. तो center to right। इस दौर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स 91 के लिबरलाइजेशन के बाद में शुरू हुए, वो थोड़ी सी तेजी पकड़ते हैं, और वो तेजी इस कदर पकड़ते हैं कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस इन द वर्ल्ड इसका स्टेटस अचीव कर लेता है। सबको पता है कि एडीए एडीएमके के समर्थन नहीं मिलने के कारण आपका सरकार गिरी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्तित्व था, तो वो इन चीजों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। धोती कुर्ता और जैकेट
यही उनका सिंपल सा वेशभूषा था और दुनिया बोलती है कि शादी हुई थी लेकिन दुनिया से क्या लेना-देना, है ना? नाउ अ वेरी प्रीमैच्योर डिसीजन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगता है क्योंकि इकोनॉमी इतनी राइजिंग पे है और ज़बरदस्त तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक डिसीजन लेते हैं 2004 में कि ऐसा है, इलेक्शंस 6 महीने पहले करवा देते हैं। और नारे लगते हैं इंडिया शाइनिंग के क्योंकि इंडिया इस वक़्त फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन। तो उनका ऐसा एंटिसिपेशन था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अ, बदले में और ये जो 98 में पोखरन थे तब भी वही थे। 99 में फिर पीएम बने तो एक कंटिन्यूटी रही बीजेपी की और अटल बिहारी वाजपेयी की तो बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया। उनको लगा था कि वो इलेक्शंस जीत जाएँगे, प्रीमैच्योर इलेक्शंस जीत जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, यूपीए 1 जिसे बोलते हैं हम, उनको मिली सीट्स 222 ट्रिपल 2 और कुछ लोगों के साठगांठ के साथ में, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं, कुछ लोगों की साठगांठ के साथ में इन्होंने सरकार बना ली। वहाँ से आ जाते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी के सामने की क्राइसिस आपको सब पता है। 2004 4 के बाद में पहला झटका लगता है हमारा 2008 में जो क्राइसिस हैं, फिर रेप में 2011, फिर जन आंदोलन, तेलंगाना, ये सब जो पॉलिटी है, ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश है। इससे मैं पोस्ट इंडियन इनफैक्ट कहीं भी इसको पोस्ट इंडिया में काउंट नहीं किया जाता। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस मोटा-मोटा खत्म हो जाता है इस टेन्योर तक, जहाँ पे अब जो 21st सेंचुरी में हो रहा है, वो सब आपके सामने है। पोखरण की कहानी मैंने आपको पूरा बता दिया था। पोखरण में हमने अपना जो ऑपरेशन पोखरण 2 था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति और 5 दिन करीबन 5 दिन या कुछ ऐसा था टेन्योर हमको याद नहीं है मेरे को पर्टिकुलरली पर मई के महीने में मोटा-मोटा ये जो पोखरण का रीजन है जैसलमेर के जस्ट थोड़ा-सा पहले पड़ता है अगर आपने कभी मैप पे देखा हो तो जैसलमेर के थोड़ा-सा पहले पड़ता है पोखरण। तो पोखरण पे टेस्ट कर लेते हैं हम और उसके बाद में हमसे नाराज़ हो जाता है हमारा यूएसए, कनाडा सैंक्शंस इम्पोज़ कर देता है, लेकिन हमको उस टाइम पे सपोर्ट करने वाले हैं फ्रांस, एज़ यूजुअल रशिया और जर्मनी। रशिया ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, रशिया ने हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे। फाइनली धीरे-धीरे 9/11 जब अटैक होता है, उसके बाद में इंडिया डिप्लोमैटिक सपोर्ट एक्सटेंड करता है। एक सिविल न्यूक्लियर डील होती है, डील का नाम है 123 डील, 123 एग्रीमेंट। वहाँ पे यूएस जो है हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, जो सिविल यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, उसके लिए पूरा डोमेस्टिक लॉज़ को जो है थोड़ा-सा अमेंड करता है और कोऑपरेशन देता है हमको कि ठीक है, हम आपको वापस से धीरे-धीरे कोऑपरेशन देंगे, स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह देंगे आपको। इसके बदले में इंडिया एग्री करता है कि हमारे सिविल और मिलिट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे और जितनी भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जो सिविल पर्पस के लिए यूज हो रही है उसको IAEA के इंस्पेक्शन के लिए छोड़ देंगे आप आओ और चेक कर लो इस बॉडी के बारे में आप पढ़ोगे इट रेगुलेट्स द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू आउट द ग्लोब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ये भी वो डिक्लेयर करता है हम मतलब स्पेशली हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अब जो है वो प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ाएंगे नहीं न्यूक्लियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे नहीं जो है सो है हमारे पोखरण टेस्ट करने के कुछ ही टाइम बाद में हमारा जो नेबर है वो भी न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है कौन नेबर है हमारा पाकिस्तान क्या करता है वो
हैं? न्यूक्लियर टेस्ट तो करता है, लेकिन मात्र 15 दिनों के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि 15 दिनों के अंदर-अंदर आपको सब मिल गया हो, फैसिलिटी भी बना दी हो, फ्यूल भी मिल गया, साइंटिस्ट भी मिल गए, रॉकेट भी बन गया, सब हो गया। उनके पास में ऑलरेडी अंडरग्राउंड में ये प्लान चल रहा था। हमने किया, तो उन्हें रिटेलिएशन में कर दिया। इसीलिए ना पाकिस्तान और ना इंडिया दोनों एनपीटी साइन नहीं करता। अब आप रटो, तो ऐसे रट लो कि एनपीटी में इंडिया मेंबर्स नहीं है, लेकिन अगर कहानी थोड़ी-सी पता है, तुम जीवन में क्वेश्चन गलत करके नहीं आ सकते हो। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हू अमंग्स देम आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एनपीटी? उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों लिखा था। अगर आपको रटना हुआ तो आप गलती कर सकते हो, लेकिन आपको कहानी पता है तो आपको पता है पोखरण 2 हुआ, पोखरण 2 के बाद में 15 दिन बाद में पाकिस्तान ने कर दिया। हमने ये बोला कि भाई पाकिस्तान बदमाश है, पाकिस्तान ने बोला इंडिया बदमाश है। इंडिया कर लेगा एनपीटी साइन तो हम भी कर लेंगे, तो हम करेंगे नहीं। ठीक है। 1999 में हमारे पास में एक इवेंट और है जिसको पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, वो है कारगिल वॉर। बहुत कैजुअलिटीज हुई थी। और कारगिल वॉर का अगर आप मैप देखोगे, जहां कारगिल हुआ, तो वो बड़ा ही पिक्यूलियर लोकेशन है, बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। हमारा कश्मीर के अंदर एंट्री वहां से होना, और वहां से हमारा लेह लद्दाख का रास्ता निकलना, ये एक बहुत ही बड़ा एक पोजीशन था जिसमें एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट काम करता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और वो क्या था कि सितंबर के महीने से ठंड बढ़ जाती है कारगिल में। 2,500 3,000 फीट की ऊंचाई। आप समझ रहे हो, 2,500 3,000 फीट की जो ऊंचाई है, उससे कुछ थोड़ा सा और 1,000 फीट ऊपर चल जाओ तो प्लेन उड़ रहे हैं, छोटे वाले। वैसे 32,000 फीट करीबन होता है। अब वहां पे सितंबर के महीने से लेके अप्रैल के महीने तक के बीच में जो भी मिलिट्री पोस्ट है, वो दोनों देश छोड़ के पीछे हट जाते थे। क्योंकि पहला, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। दूसरा, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। तीसरा, कि आप नहीं लड़ोगे तो हम भी नहीं लड़ेंगे, तो हम अकेले बैठ के क्या करेंगे। तो ये एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था हमारा उनके साथ में कि ठीक है, ये पोस्ट जो है छोड़ देते हैं, और कुछ 6 महीने के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 5-7 महीने के लिए इसको खाली रहने देते हैं। क्योंकि लॉजिस्टिकल सप्लाईज बड़े डिफिकल्ट है, वेपन्स पहुंचाना डिफिकल्ट है, फ्यूल नहीं जल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, सर्वाइविलिटी डिफिकल्ट है, तो ट्रुप्स को जो है ऐसी कंडीशन में पीछे ले। पाकिस्तान क्या करता है कि अपने उस एग्रीमेंट को, जो एग्रीमेंट हुआ नहीं है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट को तोड़ता है। इंडियन ट्रुप्स पीछे हो जाते हैं, और वो सर्दियों में धीरे 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 ऊपर पहुंचते 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 वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो सीक्रेट कारगिल कैंपेन उनका एक चल रहा है। 1998-99 के विंटर्स में वो कारगिल कैप्चर कर लेते हैं। करीबन करीबन बोला जाता है कि 130 पोस्ट और 100 किलोमीटर एलओसी का क्रॉस कर चुके हैं। इतना अंदर आ गए। अब मूवी में बिल्कुल सही दिखाया है। हमको इनिशियली ये समझ नहीं आ रहा था कि गोली कहां से चल रही है, क्योंकि 3,000 फुट से जो गोली चलती थी, वो 200 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आती थी। अगर वो 100 से छोड़ी गई है तो ग्रेविटी, वो ऊपर से चला रहे हैं। पत्थर भी गिरेगा तो बम की तरह गिरेगा। इनिशियली हमको लगा कि ये कश्मीर मिलिटेंसी है। कश्मीर जो डिस्टरबेंसेस है उसका पार्ट है। हम समझ ही नहीं पा रहे थे शुरुआत में। इंडिया को अप्रैल के लास्ट में पता लगता है कि इंट्रूजन हो चुका है 100 किलोमीटर तक। अब हमको एंटिसिपेशन नहीं है कि कहां से फायरिंग हो रही है, और जो टॉप है, जहां से जो लास्ट पोस्ट कैप्चर कर रखी है, और जो समतल जमीन है ना, उसकी हाइट है 13,000 और आखिरी की है 18,000 फुट।
ये तो हाइट है। अब यहाँ हाइट से कुछ नीचे आ रहा है, तो जहाँ आप खड़े हो वो तो 2-3 हज़ार 4,000 फुट पे है, जहाँ तक आप पहुँच पाए। लेकिन जहाँ पे वो है 13,000 फुट, 18,000 फुट के बीच में कहीं। इसमें गुजराल डॉक्ट्रिन का थोड़ा हाथ था। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था? फॉरेन मिनिस्टर थे गुजराल साहब, और उस टाइम पे गुजराल डॉक्ट्रिन आया था एक। वो कहता था कि हमको नेबर्स के साथ में पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने हैं। उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए नेबर के साथ में पीसफुल रिलेशंस के लिए, कि हम इंटेलिजेंस स्नूपिंग नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनाए रखेंगे। 2 नेबर्स जो हैं हमारे बदमाश, चाइना और पाकिस्तान, इनको देखते हुए ये गुजराल डॉक्ट्रिन आया था। हम सोवरेनिटी मेंटेन करेंगे, हम एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, पीसफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखेंगे। उसी में यही था कि इंटेलिजेंस स्नूपिंग भी नहीं करेंगे। हमने गुड फेथ में अपने पैर पीछे ले लिए विंटर्स में, और उन्होंने बैड फेथ में चढ़ाई कर ली। जैसे ही ये पता लगता है कि ये पाकिस्तान का किया हुआ खेल है, ये कश्मीर मिलिटेंसी नहीं है, इंटेल थोड़ा-सा जब चुस्त होता है, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन विजय में एक साइड से हमारे जो जवान हैं, वो तोप और बंदूक लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, और दूसरी साइड से एयरफोर्स जो है, वो भी बॉम्बिंग करके कोऑर्डिनेट कर रही है। तीसरी साइड से नेवी जो ईस्टर्न कोस्ट फ्लीट में लगी हुई है, वो घूम के वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाती है, ताकि अरेबियन सी से यहाँ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है इधर दिखा के इधर मारता है। तो वो जो, मतलब आपने अगर पता नहीं फुटबॉल फॉलो किया नहीं हुआ, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे करता है ना? वो ऐसे यूं करेगा पर वो मारेगा नहीं, वो दिखा के आपको गोस्ट कर देता है, सो यू गेट कंफ्यूज्ड, वैसा ही कुछ। तो वहां से सबमरीन, आई एम सॉरी, सबमरीन क्या है, शीप की जो फ्लीट्स है, इंडियन नेवी की जो फ्लीट है, ईस्टर्न कोस्ट वाली फ्लीट, वो वेस्टर्न कोस्ट आती है अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर से एयरफोर्स हमारा जो है बैकअप बना रही है, और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू हो रहे हैं। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय या विक्ट्री रखा गया, उसी पे ही मूवी बनी है आपकी शेरशाह। कुछ दिनों बाद में हम कारगिल वॉर जीत जाते हैं, और कारगिल वॉर जीतने के बाद में जो कैजुअलिटीज हैं, वो हजारों में रहती है। बहुत, मतलब नंबर्स तो नहीं, पर हाँ शायद एक अप्रोक्सीमेट नंबर के शायद 2000 कुछ लोग जो है वो मारे गए। नाउ व्हेन वी कैप्चर्ड कारगिल, तो नवाज शरीफ उस टाइम पे पीएम है, और यूएस की तरफ से एक दबाव बन रहा है कि ऐसा है कि आप ये जो हरकतें की है आपने, इसको थोड़ा सा औकात में रहो। और बिल क्लिंटन है पीएम उस टाइम पे, प्रेसिडेंट जो है बिल क्लिंटन है, तो यूएस की तरफ से बिल क्लिंटन थोड़ा सा जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा है, पीछे आओ, निकल जाओ। तो कैप्चर्ड टेरिटरीज जो है इंडिया की, उसको छोड़ो और सीज फायर को वापस से मेंटेन करो और अपनी जगह पे लौटो। पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तान, हालत खराब है पाकिस्तान की, मिलिट्रीली कूप होते रहते हैं वहां पे और इकोनॉमी चलती नहीं है, तो यूएसए का दिया हुआ कटोरा, उसी में ही भीख मांग मांग के खाना खाते हैं। तो उनके प्रेशर से सकम करना पड़ता है, पीछे हटते हैं, और हमने वो टेरिटरी जीत भी ली है। 1999 जुलाई में, अप्रैल में ये वॉर स्टार्ट हुआ, जुलाई में वाघा चेक पोस्ट पे हमारे डायरेक्टर जनरल्स, मिलिट्री के दोनों तरफ के डायरेक्टर जनरल्स मिलते हैं, और डेट ऑफ विड्रॉल तय हो जाती है कि भाई ऐसा है, 16 जुलाई तक आप ये पूरा सब कुछ जो इलाका है इसको खाली कीजिए, और जितने भी इंट्रूजन्स हैं इसको हटाइए। नेवी फ्लीट से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन तलवार, इधर से उधर लाके अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करने का। और इधर का कोड नेम था
ऑपरेशन विजय। पाकिस्तान की साइड से जो मिलिट्री डिवीजन फाइट कर रहा था, उस मिलिट्री डिवीजन का नाम नोट करना चाहो तो कर लो, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे। दैट इज कॉल्ड एज नदर्न लाइट इन्फेंट्री, एनएलआई, एनएलआई, नदर्न लाइट इन्फेंट्री। ठीक है, तो यहां से कारगिल खत्म हो जाता है और कारगिल हम जीत जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का आखिरी बड़ा इवेंट और सिलेबस का भी आखिरी बड़ा इवेंट जो हमको पढ़ना है, गोधरा, गुजरात राइट्स। बाबरी मस्जिद के हॉट होने के बाद में, इशू हॉट होने के बाद में, ये मामला ठंडा पड़ा नहीं था। साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन है जो अयोध्या से अहमदाबाद के लिए आ रही है। गोधरा एक बीच में स्टेशन आता है, अभी भी आप जाओगे बॉम्बे सुपर से जाओगे तो आप देखोगे कि गोधरा बीच में आता है, रात के टाइम पे आता है, 2-2:30 बजे करीबन गोधरा आता है। तो गोधरा में होता ये है कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वहां से, वो अयोध्या से कार सेवक आ रहे हैं मोस्टली, दर्शन करके। सब जितने भी कार सेवक हैं वो आ रहे हैं। फेब्रवरी का महीना है, रात के टाइम पे बाहर कोई चाय वाय लेने उतरता है, और गोधरा के जो लोकलाइट्स हैं उनसे हो जाती है झड़प। बाताबाती इतनी बढ़ जाती है कि गोधरा में आगे ट्रेन नहीं आगे जाने दी जाती, ट्रेन रोक लेते हैं और 4 डब्बों में आग लगा देते हैं। और वो 4 के 4 डब्बे वो हैं जिसमें मोस्टली बैठे हुए हैं कार सेवक्स, हिंदू पैसेंजर्स पिलग्रिमेज। अब ये अयोध्या से क्या करके आ रहे थे वो बताता हूँ आपको मैं। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में वहां पे एक सेरेमनी रखी गई थी, रिलीजियस सेरेमनी, अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन। रामलला हम आएंगे, ये मंदिर यही बनाएंगे, ऐसा कुछ। उस सेरेमनी को अटेंड करके आ रहे थे, और गोधरा में, और वैसे भी इस बात का पूरा इल्म था कि इसमें कार सेवक्स भरे हुए हैं। 4 कोचेस जो होती है उनको आग लगा दी जाती है, 250 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। इस चीज के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि अयोध्या जहां जुड़ा और जहां बाबरी जुड़ा, तो कम्युनलिज्म अपना चेहरा दिखाता है। आसपास के नेबरहुड से हिंदू मिलिटेंट्स इकट्ठे होते हैं, और मुस्लिम विसिनिटी या विसिनिटी में रहने वाले जो मुस्लिम नेबरहुड्स में, मुस्लिम रहने वाले नेबरहुड्स में जो हैं, वहां पे घुसते हैं और घुस घुस के लोगों को मारते हैं। रिटेलिएशन होता है, राइट्स छिड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे राइट्स में कुछ 800 मुस्लिम्स और 250 हिंदूज मारे गए, लेकिन ऑफिशियल टोल इससे कहीं ज्यादा है। 3 दिन तक ये रिवेंज की कहानी चलती है, और 2 बहुत बड़े बड़े मैसाकर्स इसमें देखे जाते हैं। एक का नाम है गुलबर्ग सोसाइटी मैसाकर, ये अहमदाबाद में है, गुलबर्ग सोसाइटी, जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रामगंज, तो आपको पता है कि ये ऐसे एरिया है। और दूसरा है आपका नरोदा पटिया मैसाकर, ये भी एक अहमदाबाद में जगह है जिसका नाम है नरोदा पाटिया, और ये वर्ल्ड सोसाइटी है। इसके कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं, और मतलब ये रातों रात हो रहा है। कॉम्प्लेक्स के वॉल्स को तोड़ा जा रहा है, अंदर घुस घुस के मर्डर किए जा रहे हैं, मास मर्डर्स हो रहा है। नरोदा पाटिया मैसाकर जो है, ये गुजरात राइट्स का सबसे बड़ा मैसाकर था, एक इवेंट की बात की जाए तो। लार्जेस्ट सिंगल मास मर्डर
बोला जाता है इसको। 2002 में नानावती मेहता कमीशन के नाम से एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप होती है गुजरात वायलेंस में, और वो रिपोर्ट में बताती है कि जो साबरमती का ये किस्सा हुआ है, ये मोस्टली जो इसमें मारे गए हैं वो कार सेवक्स हैं, एंड जो रिटेलिएशन हुआ उस रिटेलिएशन में मोस्टली मुस्लिम्स मारे गए। ट्रेन में कार सेवक्स और हिंदूज मारे गए, और उसके रिटेलिएशन में मोस्टली मुस्लिम मारे गए, और वो चुन चुन के मारे गए। सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए एसआईटी बनाती है, और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो खैर आपको पता है। बाकी पीएम तो है ही। तो गुजरात राइट्स जो है ये काले अक्षरों में, साबरमती एक्सप्रेस आज तक गोधरा आता है तो लोग गोधरा देख के मतलब कांपते हैं, गोधरा आ गया। वो इतना हॉरिफिक इंसिडेंस था। ठीक है, तो ये आपके इवेंट्स के तौर पे 2002 तक जो सबसे बड़े इवेंट्स हुए वो हमने कवर कर लिए। टेन्योर हमने अटल बिहारी वाजपेयी तक का कवर कर लिया। 1952 से हम शुरू हुए थे और 2004 तक हमने पूरा समेट दिया। नाउ देर आर वेरियस थीम्स एसोसिएटेड इन दिस, जिसको आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से पढ़ रखा है। उन थीम्स को मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। इसको हम रिपीट इसलिए नहीं करेंगे, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहली थीम है आपकी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स। याद करो, मैंने आपको सोशो में भी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स पढ़ाया है। और कोई नया खेल खिलाड़ी नहीं है, वही चिपको, साइलेंट वैली, सुंदरलाल बहुगुणा, अपीको, नर्मदा बचाओ, ये सब वही है। इसकी सबकी कहानी जो है, नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव आपको नोट्स में मिल जाएगी। एक एक दो दो पैराग्राफ मैंने दे दी है, बट इससे ज्यादा मटेरियल कंटेंट और डेटा आपके पास में सोशो में है। दूसरा है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट या दलित मूवमेंट, ये भी हमने कर रखा है। अब देखो, ये सिलेबस यहां से बोरो करके लिया गया है। तीसरा है वुमेन मूवमेंट। चौथा है कम्युनलिज्म। और पांचवा है लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट हमने इसको एग्रीकल्चर में भी पढ़ा है, हमने इसको सोशो में भी पढ़ा है। रिपीटेशन मत करना, देखोगे तो देखते ही समझ आएगा कि यार इससे बेहतर चीजें पढ़ रखी है हमने। हमको लैंड सीलिंग भी पता है, हमको ग्रीन रेवोल्यूशन भी पता है, हमको जमींदारी एबॉलिशन भी पता है, हमको टेनेंसी रिफॉर्म्स भी पता है। इन सब की जो कहानी है, एक नैरेटिव है, वो कुछ 15-20 पन्नों में, सब कुछ मिला के 15-20 पन्नों में मैंने उसको समराइज करके दे रखा है। यू डू नॉट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन ओवर दिस। और जो मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की कहानी दे रहा हूँ, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो नोट्स मोर देन इनफ है। और जितना मैंने आपको बताया है, एक एक वर्ड, जो भी कहानी बताई है, सब कीवर्ड्स के साथ में आपको उस नोट्स में मिल जाएगी। जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं भी लिखा है, वो भी उस नोट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स थोड़े बल्कि हैं। थोड़े बल्कि मतलब कुछ 150 पन्ने अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला था कि अगर आपको अपने देश का इतिहास नहीं पता, तो जब कोई पूछ लेगा कि राजीव गांधी कब मरे और तुमने बोल दिया 84 में, तो बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। तो 52 से लेके 2004 तक एक एक इवेंट जो हमने कवर किया है, उसके बहुत खूबसूरती के साथ में एरा वाइज कहानी दी है मैंने। ठीक है, यू विल गेट द नोट्स इन अ डे और टू। उसके फाइनल कुछ एडिटिंग बाकी है, वो एडिटिंग मैंने करवाने के लिए दी है, तो एक आध दिन में आपके वो नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आपको उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहानी देख लेना और एक रीडिंग लगा के अंडरलाइन करके छोड़ देना। याद करने की बहुत ज्यादा कोशिश अभी मत करना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स है, हमको थोड़ा सा प्रायोरिटीज पे शिफ्ट होना है। सो दैट्स ऑल फॉर योर पोस्ट इंडिपेंडेंस। आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ में थोड़ा बहुत जस्टिस किया होगा। आपको कुछ हद तक तो समझाने की कोशिश की मैंने।